हाँ जी, सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की थर्ड क्लास है। पिछली दो क्लास में हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि मॉडुलस क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, आदि आदि जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख ली। आज की क्लास और जो कल की क्लास होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो इसी पार्ट से आते हैं, या तो आज जो पढ़ेंगे वो या हमें कल पढ़ेंगे। जो दो क्लास हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासें हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान देवें, पढ़ लेवें। कोटा की धरती से प्रणाम, प्रणाम भी प्रणाम। अक्षय नागर जी सभी को प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। अब जल्दी से जुड़ जाएं भाई, टाइम हो गया है 8:30। चलो तो 1 घंटे का समय है, जल्दी से अपन शुरू करते हैं अपना काम। कोई डाउट है अभी तक जो कुछ पढ़ा है, किसी क्वेश्चन में या किसी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज हमें वापस से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। कल हमने मॉडुलस की बात की थी, तो मॉडुलस किसको बताता है? किसी नंबर z, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसके मॉडुलस से क्या मतलब है कि उस z के कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री में कोई पॉइंट होगा। अगर z आपके पास x प्लस आइटा y है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो पी एक्स वाई होगा। जब हम ओरिजिन से p की डिस्टेंस निकालते हैं, या मैं बोलूं मूल बिंदु और p के बीच की दूरी है, उससे हम क्या बोलते हैं? मोड z बोलते हैं। या मैं बोलूं मोड z है वो इस दूरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनइक्वालिटी है, सॉरी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, उसका हमने प्रूफ देखा था और उसको देख लिया था। अब हम वापस आते हैं, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या थी आपके पास? ट्राइंगल इनइक्वालिटी की हम बात करें तो वो हमने पढ़ा था कि z1 प्लस z2 का मान है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा z1 प्लस z2 का मॉडुलस। z1 और z2 अगर आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस मोड z2। और अगर z2 की जगह अगर मैं माइनस z2 ले लेता हूं तो भी क्या हो जाएगा? ये z1 प्लस z2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस आएगा। मैं इसको लिख सकता हूं z1 प्लस माइनस z2, और जैसे माइनस z2 का मॉडुलस लिखो या z2 का मॉडुलस, हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि z हो या माइनस z हो या आइटा z हो या z बार हो, इन सभी का मॉडुलस सेम होता है। तो माइनस z2 का मॉडुलस है वो z2 के बराबर होगा, यानी ये दोनों, ये भी इससे लेस देन इक्वल होगा, ये भी इससे लेस देन इक्वल होगा। और एक मैंने और बताई थी आपको करोलरी कि z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस, इसका मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है किससे? ये z1 प्लस z2 से भी होता है। और ये वाली जो चीज है आपके पास z1 माइनस z2 का मॉडुलस, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू होता है z1 माइनस z। तो ये चार चीजें हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से मानकर चलो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप चाहो तो इनको कंबाइंड करके एक चीज लिख सकते हो। आप यहाँ से देखो, ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये क्वांटिटी इससे तो छोटी है और इससे क्या है? बड़ी है। तो चाहो तो आप इनको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 का मॉडुलस की लेस देन इक्वल होगा z1 प्लस z2, और यहाँ पर माइनस लगाओ तब भी क्या रहेगा? ये क्वांटिटी इससे छोटी होगी, और ये वाली क्वांटिटी है वो हमेशा ही z1 का मॉडुलस प्लस z2 के मॉडुलस से कम होगी। तो आपको अब ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना ही रखना, ठीक है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, तो आप इस इनइक्वालिटी से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आज यहाँ पर हम 5-6 क्वेश्चन का बात करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सबसे आसान क्वेश्चन, तो मैं नहीं कहूँगा इसको, बट अच्छा क्वेश्चन है। इफ मॉडुलस z माइनस 4/z इक्वल्स टू 2 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z।
यानी z माइनस 4/z का मॉडुलस की वैल्यू 2 है, तो मोड z का अधिकतम मान कितना होगा? मोड z का अधिकतम मान कितना होगा? तो हमें मोड z का मान चाहिए। तो देखो इस टाइप के इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व करते हैं, जिसका मान चाहिए उसको हम लेकर चलते हैं। जिसका भी हमें मान पूछा है, यहाँ z का पूछा तो मोड z माइनस 1 या प्लस 2 का पूछता तो वो हम लेकर चलते। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे जिसका मान हमें गिवन है, जिसका मान हमें गिवन है उसके पदों में इसको एक्सप्रेस करना है, फिर हमें जो इनइक्वालिटी है उसका यूज करना है। ये इसका मेथड रहेगा। तो मोड z का मान चाहिए, तो मोड z को हमें इस टर्म में लिखना है। इसकी फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि z में से -4/z घटा दूं और 4/z जोड़ दूं। मैंने कुछ अलग काम किया क्या? मैंने क्या किया, मुझे ये बनाना था तो -4/z घटा दिया और जोड़ दिया, तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास z1 आ गया है, ये मेरे पास z2 आ गया है, तो हम क्या लगा सकते हैं इक्वलिटी, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू z माइनस 4/z प्लस 4/z। जो इनइक्वालिटी थी ना अभी पढ़ा था, z1 प्लस z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। ठीक है, आसान है। हमने इस जो पूछा गया वो लेकर चला है, और जो गिवन है उसका यूज करना है, तो उसकी टर्म में लिखना है। तो इसका मान ये किससे लेस देन है, ये सॉरी ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज मोड z लेस देन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 2 है, प्लस मोड ऑफ 4/z। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 में मोड z। क्या किया मैंने, z1/z2 का मॉडुलस हम जानते हैं, z1 का मॉडुलस अपॉन में z2 का मॉडुलस, और 4 का मॉडुलस 4, और ये आ गया आपके पास मोड z। अब हम कैलकुलेशन करने के लिए हम मान लेते हैं, अपने खुद को मानना है मन में, मोड zx मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब हमें करना क्या है, इसको उस साइड लेके आते हैं, इसको हमें उस साइड ले जाते हैं, जैसे भी आपको है ये। तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा, मोड z का स्क्वायर यानी x² माइनस 2x, और ये आपके पास -4 लेस देन इक्वल्स टू। तो यहां से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हमारे पास x का मान बताओ कितना आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का b 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 अपॉन में 2 इंटू 1। तो ये आपके पास 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, 2 बार आ जाएगा, यानी 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 5/2 आ जाएगा। यानी x का मान आपके पास ये आ गया है, 2 नहीं आएगा सॉरी, ये 2 से कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या आ गया है, ये 2 मान आए हैं, और हम जानते हैं इनइक्वालिटी से कि इसका मतलब क्या है, एक तो आपके पास आया है 1 माइनस आयोटा रूट 5, और दूसरा आपके पास 1 प्लस आयोटा रूट 5। ठीक है ना, 1 माइनस आयोटा रूट 5 और 1 प्लस आयोटा रूट 5। और हम जानते हैं कि मॉडुलस वैसे भी इसके, ये बोला इसके बीच में होगा, और मैक्सिमम मान पूछा है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा रूट 5। दूसरी चीज, हाँ ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा रूट 5, क्योंकि इसके बीच में रहेगा, और हमें पूछा है अधिकतम मान, तो अधिकतम मान आपके पास 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये आयोटा तो आएगा ही नहीं, इसके अंदर आयोटा नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आयोटा नहीं आएगा, कि प्लस का 20 है, प्लस का 20 है। कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो आयोटा तो वैसे ही दिमाग में बैठा रहता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, नहीं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 5, और ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5। तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x को हमने मोड z माना है, और मोड z का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, जबकि ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। आयोटा कैसे आएगा, बिल्कुल एक्स नागर जी आयोटा नहीं आएगा। ठीक है ना, वो तो कॉम्प्लेक्स के साथ अपने आप ही आ जाता है,
इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखनी है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास आ गई है, तो यानी इसके बीच में आएगा। और हम जानते हैं वैसे भी देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, और ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नेगेटिव है, और मोड जेड है वो हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें करना, ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद लास्ट से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन ये पूछा गया। अब हम देखें दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके पास, ये आपका होमवर्क करना है कि z प्लस 2/z का मॉडुलस 2 है तब z की मैक्सिमम वैल्यू बतानी। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको होमवर्क करना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपका जो भी इसका मान आए वो आप इसको सोल्व कर, प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये शायद इस बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि z का मान x प्लस आइटा y है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z-3 प्लस z-4 का मॉडुलस। यानी आपको इसका मिनिमम मान बताना है, z-3 प्लस z-4 की मिनिमम मान कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं अब एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जानते हो आप, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी जानते हो। ये पहली प्रॉपर्टी अभी देखा था कि z1 प्लस z2 का मान है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2, और यहाँ माइनस लगा देंगे, सॉरी माइनस लगा देंगे तो भी ये मान क्या रहेगा, इससे बड़ा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये आपके पास z1 है, ये z2 है, दिस इज, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, इसको मैं थोड़ा सा और z-3 प्लस, और यहां पर मैं इसको ये लिखूं तो कुछ गलत थोड़ी है, मोड के अंदर ये लिखो या ये लिखो कुछ गलत तो है ही नहीं। और हम जानते हैं ये वाली क्वांटिटी है वो क्या होगी, ये वाली क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल होगी इससे, z-3 प्लस, या मैं लिख दूं यहां पर डायरेक्ट सीधा ही लिख दूं माइनस का 4 और माइनस, एक सेकंड रुकना, अच्छा अपने को तो ये जरूरत ही नहीं है, अपन ये वाली दूसरी इनक्वलिटी लगा देते हैं माइनस वाली, ठीक है ना। तो ऐसा करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, z-3 प्लस z-4 इज लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू z-3, और ये माइनस वाली इनक्वलिटी लगा देते हैं तो यह आ जाएगा माइनस का z-4, दिस इज ग्रेट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा z-3 माइनस का z प्लस 4, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, z से z कैंसिल आउट 1 आ जाएगा, यानी z माइनस z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू मोड z1 प्लस मोड z2। तो हमें ये पूछा है तो डायरेक्ट ये इनक्वलिटी माइनस वाली लगाई है, तो आपके पास क्या रहा है कि z-3 का मॉडुलस प्लस z-4 का मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, यानी 1 या 1 से बड़ा है। तो इसने पूछा न्यूनतम मान मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी ऑप्शन सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपके जो मैंने बताई है एक इनइक्वालिटी जो दोनों को मिक्स करके उसी को ध्यान में रखना है और उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे, बस ये चेक करना है कि कौन सा पार्ट उसको यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास कि मोड z की वैल्यू 2 है तब आपको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी z-5 की, z-5 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है जब आपके पास मोड z की वैल्यू 2 गिवन है। तो बताओ इसका क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू, करना क्या है आपको, जो पूछा गया है उसको बनाना है और इसकी हेल्प से बनाना है, इसका यूज करते हुए हमें उसका मान निकालना है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछिए आपको z-5, तो बताओ क्या करोगे, इसका हमें यूज करना है। तो हम जानते हैं z-5 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मोड z प्लस 5 का मोड लिख दो, -5 का मोड। चलो क्या किया है मैंने, z1 प्लस z2 या z माइनस z2 का मोड लेस देन इक्वल्स टू मोड z प्लस माइनस दिस,
और ये आपके पास कितना हो जाएगा, मोड जेड की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, कितनी देर की, 2 देर की है, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 है। दिस इंप्लाइज दिस इज, यानी कि 7 से छोटा रहेगा तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर हमें मिनिमम मान चाहिए तो दूसरी इनक्वलिटी क्या थी आपके पास, जेड माइनस 5 का मॉडुलस, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, मॉडुलस 2 क्या जाएगा, माइनस का 5 का मॉडुलस क्या जाएगा आपके पास 3। तो 3 से और 7 के बीच में रहेगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी, 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 7 हो जाएगी। 3 और 7 किसका आ रहा है शाबाश, रवीना ऑफलाइन, अक्षय नागर, कृष्णा शर्मा, माइनस नहीं आएगा भाई, ABC माइनस, वंशिक रख, अक्षय नागर माइनस नहीं आएगा, प्लस का आना चाहिए ना, ये माइनस थोड़ी आएगा। मॉडुलस की वैल्यू इसकी कभी माइनस हो ही नहीं सकती है, ये तो हमेशा क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रहता है, 0 या 0 से बड़ा रहेगा। तो माइनस का तो सवाल ही नहीं, आप कहां पर गलती कर रहे हो। ये यहाँ पर देखो, इनक्वलिटी के अंदर आप इनक्वलिटी देखोगे तो यहाँ पर मैंने मॉडुलस का साइन लगाया है, ये देखो पूरे के मोड लगा हुआ है, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी मिस्टेक हैं, यही अपने को सिली मिस्टेकें क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो ये अगर आपको कंसेप्ट पता है कि मॉडुलस कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, या तो पॉजिटिव रहेगा या 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव हो सकता है, तो यहां से हम इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है मोड z+4 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, देन आपको z+1 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी। आपको गिवन है z+4 का मान लेस देन इक्वल्स टू 3, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1। करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमें चाहिए उसको लेकर चलना है। हमें चाहिए z+1, इसको हमें लेकर चलना है, और इसका यूज करते हुए हमें मान निकालना। तो हमें z+4 बनाना है, तो पहले मैं यहाँ पर z+4 बना लेता हूँ, 4 जोड़ देता हूँ, 4 घटा देता हूँ, तो यह आ जाएगा z+4, घटाऊंगा माइनस का 3, इसको ये लिख सकता हूँ क्या, बताओ क्या किया मैंने, 4 जोड़ा 4 घटाया, तो 4 आपके पास ये आ गया है, और जैसे -4 में से +1 गया तो -3 आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू z+4 और प्लस a माइनस b का मॉडुलस क्या होता है, मोड a प्लस मोड b से लेस देन इक्वल होता है। इसका मान हमें गिवन है, इसका मान लेस देन 3 है, ये +3 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी इसका मान है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है रवीना जी, जिसका सी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर किसी को कोई समस्या हो तो बोलो भाई, यहाँ पर है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो। आसान है क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक वो इनइक्वालिटी ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखना कि मॉडुलस हमेशा ही नॉन नेगेटिव रहता है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z² प्लस z बराबर 0, देन आपको पूछा गया है कि z का मान कितना होगा। सॉरी, जब पूछा z, हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने होंगे आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये मोड z² होना चाहिए, चलो z² है तो भी आप देख सकते हो। अगर ये मोड z² होता, एक बार देखना, शायद मोड z² हो सकता है, बट आप चेक कर लेना एक बार। अगर मोड z² है तो उस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, z बार प्लस z बार बराबर 0। तो यहां से आपके पास z कॉमन आ जाएगा, z बार प्लस 1 बराबर 0, और यहां से आपके पास एक तो आ गया z बराबर 0, और दूसरा आपके पास z बार बराबर 1 आ गया। तो z बार का मान 1 है, तो इसका मतलब z का मान कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस, जब z बार का मान आपके पास, तो z बार कॉमन आएगा, z बार कॉमन आएगा,
जेड प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से जेड बार का मान 0 या जेड का मान -1। तो जेड बार 0 है तो जेड का मान भी कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 की इमेज रियल एक्सिस में कितनी होगी, 0 ही होगी। तो एक तो मान ये है और दूसरा मान यहाँ से ये है, ठीक है ना। तो आप एक बार देखना इसको कि मोड जेड स्क्वायर है या जेड स्क्वायर, अगर ऐसा है तो इसके मान कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन सी आया है। ग्राफ से मोड जेड का, पहली बात तो हम कभी ग्राफ नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मोड एक्स का ग्राफ आप बना सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आपके पास 2 डायमेंशन में काम कर रहे हो। अगर आप मोड जेड का ग्राफ बनाओगे तो जेड की 2 डायमेंशन है, ये हम पढ़ेंगे जब आगे, फंक्शन एफ डब्ल्यू बराबर एफ जेड, 2 डायमेंशन इसकी हैं और 2 डायमेंशन इसकी हैं, यू प्लस आइटा वी। 4 डायमेंशन का ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम पढ़ते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम इसके कोरस्पोंडिंग इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है ये, अपन ग्राफ जो फंक्शन पढ़ेंगे आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वहां पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कभी ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। मोड जेड नहीं है, अक्षय नागर जी बोले मोड जेड नहीं है। मोड जेड नहीं हो या कोई भी हो, मैं तो ये बता रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया मैंने, मोड जेड दो, कोई भी जेड हो, आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ नहीं बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं, ये वाला 4 डायमेंशन की आपको आवश्यकता होगी, ग्राफ तो इसका बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर ये जेड स्क्वायर है तब आपको क्या करना है, अगर जेड स्क्वायर भी है प्लस जेड बार, तो आपको क्या करना, जेड बराबर एक्स प्लस आइटा पुट करो और जेड बार बराबर एक्स माइनस आइटा वाई रखो और इसको सोल्व करो, वहां से आपके पास कंडीशंस आ जाएंगे और आप उसको सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा वो क्या कैलकुलेशन लेंथी जरूर होगी, अगर मोड जेड स्क्वायर होता तो ये कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। एक बार आपको देख लेना है, अगर मोड जेड स्क्वायर है तो इसका मान 2 आ जाएगा, अगर सिर्फ जेड स्क्वायर है तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, वहां से आपके पास कंडीशंस आएंगे, उस कंडीशन की हेल्प से आप इसका सॉल्यूशन है वो चेक करना होगा। तो ये आपको एक बार खुद देख लेना यहाँ पर क्या रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास देखो जेड, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये पूछ रहा है जेड बार का इनवर्स और साथ में है जेड बार, इसका मान किसके इक्वल होगा, जेड बार का इनवर्स माइन इंटू जेड बार है, तो इसका मान है वो कितना होगा, बताओ भाई। इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, बोलो, इसको चाहें तो हम जेड बार अपॉन में जेड बार ये लिख दें, बराबर 1 आ गया, सिंपल सा, सिंपल सा। इस प्रकार भी कर सकते हैं, या हम जानते हैं कि जेड बार की पावर n करो या जेड की पावर n की बार करो, एक ही बात है। तो उसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जेड इनवर्स का बार इंटू जेड बार, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन जेड का बार और साथ में जेड बार, और ये हो जाएगा जेड बार अपॉन में जेड बार बराबर, कैसे भी करो इसका मान कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। दिव्यांश बोले 0 0 और -1 0 आर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन 2 हो जाएंगे आपके पास, बिल्कुल एक बार चेक कर लेना आप। दिव्यांश बोले हैं कि 2 ही निकाले हैं, यानी कि उसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो 0 0 जेड बराबर 0 लिखा था, तो वहां से तो आपके पास 0 प्लस आयोटा 0 यानी 0,0 आ गया है, और जेड बराबर -1 लिखा था, इसका मतलब क्या, -1,0, अगर वो है तो ये पॉइंट आपके, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो अभी तक जो हमने पढ़े हैं वहां से पूछे जा सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है इन टाइप के क्वेश्चनों में, आसान है। ये वाला पूछा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज इक्वल्स, ये इक्वल होने का मतलब क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n का मान 1 आना चाहिए, और हम जानते हैं ये आयोटा की पावर n बराबर 1 है, और 1 कब आएगा, जब n का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर की बात की इसने, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी पीजीटी
या एनवीएस में पूछे गए हैं, कहीं न कहीं पर पूछे गए हैं, और क्वेश्चंस हैं वो इसी लेवल के पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लेंथ या हार्ड पूछा जाता है तो वो इसीलिए पूछा जाता है कि आप एग्जाम में उसको सोल्व नहीं करना, आप घर पे आके सोल्व करो। तो अगर आपने एग्जाम में उस क्वेश्चन को टच कर लिया है और टाइम आपका लगा दिया है तो आप वैसे बाहर हो जाओगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना है। जो इजी लेवल या मीडियम लेवल के हैं उन्हीं को आपको एग्जाम में करना है, या आपका पहले से किया हुआ है। जो आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट सीरीज में आप जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करते हो, टेस्ट सीरीज का उद्देश्य क्या है, आपकी प्रैक्टिस करवानी, आपको कंसेप्ट का समझाना। तो अगर आप उस कंसेप्ट को समझे हुए हो और उस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है तो आप कम समय में उसको कर सकते हो। तो तभी आपको नया क्वेश्चन है वो छेड़ना है, अदरवाइज आपका किया हुआ है वही क्वेश्चन आपको करना। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कर लेना एक बार आप, कि माना z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एंड दिस, देन आपको बताना मोड z किसके इक्वल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर z का मान x प्लस आइटा y रखो और इसको पूरे को सोल्व करो दोनों को। वहां से आपको x का मान निकालो, y का मान निकालो, तो z आ जाएगा, उसका मॉडुलस ले लो। उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये क्वेश्चन है वो करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन वाला है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क है और करके आप ग्रुप में भेजते रहें ताकि दूसरे साथी भी करते रहें। तो अब हमारा जो नया टॉपिक आता है आज का, आर्ग्यूमेंटो कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या का पूर्णांक। इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो दोनों ही नाम से आप परिचित रहना, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है वो भी यही है। तो पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, या मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बता देता हूँ। बेसिक इंफॉर्मेशन, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, ताकि यहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ज़्यादा समस्या ना हो। तो हम जानते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो उसका मतलब पी एक्स कोमा y है, तो x किसको बताता है, y जो एक्सिस है उससे दूरी को बताता है, और x आपके पास y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से दूरी को बताता है। जब हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की, तो पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या होता है, एक तो प्रारंभिक रेखा होती है, एक आपके पास पोल होता है। पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, और प्रारंभिक रेखा को आप क्या बोलते हो, इनिशियल लाइन। एक आपके पास अगर कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा है, तो ये आपके पास क्या होती है, ध्रुवांतर रेखा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल वेक्टर या ध्रुवांतर रेखा। तो r और थीटा किसको बताते हैं, जो पोल से इस बिंदु के बीच की दूरी है वो r बताता है, और थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया एंगल। ये चीज आप सभी जानते हो कि जब भी हम एंगल का या कोण का मापन एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में करते हैं तब आपके पास एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम घड़ी की दिशा में करते हैं यानी क्लॉकवाइज करते हैं तो उस केस में हम जो एंगल या कोण लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। इस साइड में लेंगे तो नेगेटिव और इस साइड में लेंगे तो पॉजिटिव। ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इन दोनों में अगर हमें रिलेशन देखना है तो मान लेते हैं आपके पास बिंदु ये है पी आर कोमा थीटा यहाँ पर, और ये आपके पास एक्स कोमा वाई भी है। तो अगर ये आपके पास एक्स कोमा वाई भी है और आर कोमा थीटा भी है, तो ये एंगल थीटा है, ये आपके पास आर है, ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई। और यहां से आप देखोगे तो x का मान कितना आ रहा है, x बराबर r कोस थीटा आ रहा है, और यहां से आप y का मान निकालोगे तो r साइन थीटा। कोई समस्या नहीं, साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण, तो y बटा r बराबर साइन थीटा, तो y का मान r साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, x अपॉन r बराबर कोस थीटा, तो x का मान कितना हो जाएगा, r कोस थीटा। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। तो ये क्या है, x और y का मान r और थीटा के टर्म में, और यहां से अगर आप 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ देते हो तो आपके पास r का मान है वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और
2/1 करते हो तो थीटा का मान आपके पास आ जाता है tan इनवर्स y अपॉन में x। तो ये आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। ये किसको बताता है? ये पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन को बताता है। आप सभी साथी जानते हो इस चीज को भली भांति। क्या बोले हैं? दोबारा बताना क्वेश्चन। एक्शन नागर जी, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? दोबारा बताने के लिए एक बार आप या तो क्वेश्चन नंबर लिख दें या हम इसको लास्ट में बता देना। एक बार लास्ट में कर लेंगे डिस्कस। एक बार ये टॉपिक समझ लेते हैं, आप लास्ट में मुझे बता देना, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या आपका पोलर कोऑर्डिनेट यानी ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय गुण निर्देशांकों में क्या है? एक संबंध है। क्या है कि संबंध है। तो इन संबंध को आपको ध्यान में रखना है। जब अगर आपके पास कार्टेशियन सिस्टम में गिवन है एक्स वाई तो आर और थीटा इस प्रकार निकालेंगे, और अगर आपके पास आर और थीटा गिवन है तो हमें कार्टेशियन सिस्टम में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो इस प्रकार निकालें। यहां तक कोई समस्या अगर नहीं है तब हम आ सकते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या का पूर्णांक, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। इस क्या डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की या आर्ग्यूमेंट की मैं बात करूं? ये आपके पास क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है या जेड प्लेन है या आर्गन प्लेन है, ये आपके पास रियल एक्सिस है या आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है। अगर आपके पास कोई बिंदु जेड यहां पर है के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपके पास पी एक्स वाई है, तो इस पी की मूल बिंदु यानी ओ से जो मिलाने वाली रेखा है जेड के कोरस्पॉन्डिंग बिंदु पी है, पी को ओरिजिन से मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा के द्वारा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो कोण बनाया जाता है उस कोण का मान, वो कोण है वो क्या कहलाता है? आपका पूर्णांक कहलाता है या आपका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो आपके पास क्या है? थीटा है। और ये थीटा किस प्रकार निकलेगा? अभी आपने देखा इस थीटा का मान होता है tan इनवर्स y अपॉन में x। क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन में x होता है। आप कहोगे सर आर्ग्यूमेंट ये थीटा है, तो अगर आप ये चक्कर लगा के वापस यहां पर आओगे तो भी आपके पास ये मतलब यही पॉइंट अगर अपन इस बात करें तो भी इसी लाइन पर मिलेगा। अगर मैं वापस एक चक्कर और लगाता हूं तभी मैं यहां पर आ जाता हूं। इसका मतलब क्या है कि थीटा प्लस 2 पाई करो, थीटा प्लस 4 पाई करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? वापस यही कोण मिल रहा है। तो यानी आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास कितना होगा? आर्ग्यूमेंट है वो थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, और इस प्रकार ये चलता रहेगा। यानी आर्ग्यूमेंट है वो कितना होगा? जेड का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास कितना होगा? थीटा प्लस 2n पाई हो जाएगा, जहां पर n का मान कितना है? इंटीजर है। तो यहां से आपको एक बात पता चल रही है। क्या बात पता चल रही है? कि आर्ग्यूमेंट है वो एक बहुमानी फलन है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? एक एक कोरस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग इमेज मिलती है। तो हम कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट है। हमारे रियल में फंक्शन का मतलब है एक पॉइंट एक इमेज रखे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट आता है। बस आपको छोटा सा ध्यान में रखना है कि आर्ग्यूमेंट जेड है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। परिभाषा क्या है? कि बिंदु जेड के कोरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट पी है तो उस बिंदु P और ओरिजिन को मिलाने वाली रेखा द्वारा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो कोण बनाया जाता है वो कोण क्या कहलाता है आपके पास? वो कोण आपके पास क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट कहलाता है या कोणांक कहलाता है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन हो गई है? आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी बात और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट। अब मैं आपको एक छोटे दो क्वेश्चन है तो आप 1 प्लस आयोटा जेड बराबर 1 प्लस आयोटा भी आपके पास है, जेड बराबर या जेड 1
Z2 बराबर 1 माइनस आयोटा, C पॉइंट आपके पास है Z3 बराबर -1 प्लस आयोटा, और D जो आपका पॉइंट है वो Z4 बराबर -1 माइनस आयोटा। 4 बिंदु हैं, आप इन चारों बिंदु की लोकेशन आसानी से जानते हो। 1 प्लस आयोटा है वो आपके पास यहाँ पर होगा, 1 माइनस आयोटा है वो आपके पास यहाँ पर होगा। थर्ड जो पॉइंट आपके पास -1 प्लस आयोटा, y की x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1 यहाँ पर है, और जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। और आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर इसका जो एंगल है ये क्या आपके पास, इसका एंगल आपके पास π/4 आएगा। सीधा बता सकते हो ना, x, y ये आपके पास क्या है 1, 1 है, ये आपके पास -1, -1 है, इसका एंगल आप बता सकते हो, इसका भी कोण बता सकते हो और इसका मान भी बता सकते हो। इसका मान आपके पास कितना हो जाएगा π/2 प्लस π/4 यानी 135 डिग्री। इसका मान आपके पास ये हो जाएगा, और इसका मान अगर हम निकालें तो ये हो जाए। 4 एंगल आपके पास ये आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं समस्या। आप अगर देखो आप बता सकते हो। लेकिन अगर हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसका आर्ग्यूमेंट θ1 है, और उसका मान कितना आएगा tan इनवर्स y/x, यानी 1/1 का मान कितना आ गया π/4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री, यानी कि π/4। θ2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वो आ जाएगा tan इनवर्स 1/में -1, यानी कि tan -1 की वैल्यू -π/4। और हम बात करें यहाँ पर C(θ3) का मान बात करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा tan इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू 1 -1/1, ये भी आपके पास माइनस का π/4 आ जाएगा। और θ4 की अगर हम बात करें तो tan इनवर्स 1/1, यानी कि आपके पास वापस π/4 आ गया। तो ये तो आपके पास क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रही है। अक्षय नागर जी बता रहे हैं बिल्कुल π/4, 3π/4 ये चीजें हो जाएंगी, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यानी कि ये तो सेम ही चीजें घूम के आ रही हैं, ये तो सेम ही चीजें आ रही हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, इन दोनों को कट के क्या जाएगा π/4 ही आएगा, ये तो π/4 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो कहाँ पर गड़बड़ है, मतलब कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। तो उस गड़बड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और कंसेप्ट समझना होगा। देखो अब हमें निकालना, देखो ये कोण है, कोई बिंदु अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x, y या z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ये कोण आपके पास कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अगर आपके पास यही सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, अगर बिंदु ये सेकंड क्वाड्रेंट में है z, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, और हम अगर ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, में से इसको घटा सकते हैं। पाई में से अगर ये घटा देंगे तो आपके पास ये एंगल बच जाएगा, ये एंगल बच जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो भी हम कर सकते हैं, और फोर्थ में भी हमें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसका कंसेप्ट समझते हैं। क्या है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है आपके पास, ये आपके पास थीटा का मान ही है, यानी कोणांक का मान ही है। लेकिन ये बोल रहा है कि कोणांक का मान जब आपके पास -π से बड़ा हो और पाई के बीच में या इक्वल हो, उस केस में आपके पास जो थीटा वो क्या कहलाता है, या वो कोणांक है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। यानी आपको यहां से जाओ जब तो यहां तक जाओ, और यहाँ पे यहां तक जाओ, ठीक है ना। आप यहां से घूमकर यहां आओगे उससे पहले यहां तक चले जाओगे इस साइड से। तो अगर आप इस साइड में लेते हो तो नेगेटिव ले लो, उस साइड में लेते हो तो पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर थीटा का मान, अगर कोणांक का मान, अगर आर्ग्यूमेंट का मान है -π से +π के बीच में, यहाँ पर इक्वल आएगा, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। तो अगर इस प्रकार लेते हो तब आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है,
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अब देखो यहाँ पर अपने को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो क्या करना, ये वाला मान निकाल लेंगे। अगर हमें ये चाहिए तो हम क्या करना, हमें तो ये वाला निकालना है, और इसी प्रकार हमें ये वाला निकालना है। अब देखो आप, अगर आपके पास मैं अल्फा का मान निकालता हूं और अल्फा लेता हूं tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन में x, मोड लेके मैं निकालता हूं। अगर आपके पास ये बिंदु है तो आपके पास ये कौन बनेगा, तो ये आपके पास क्या है, मोड y है, और ये आपके पास मोड x। ये तो हमेशा वैसे ही पॉजिटिव रहेगी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स मोड y अपॉन x। यहाँ पर आपके पास अल्फा आएगा, तो अगर ये बिंदु आपके पास है x तो नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा, तो आपको मोड लेना है, तो ये मोड y और मोड x, तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये अल्फा बनेगा। अगर यहाँ पर आप मोड लेते हो, ये वाला पॉइंट है, तो ये आपके पास मोड y, ये मोड x है, तो ये आपके पास अल्फा आएगा। और इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर लेते हो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, अल्फा कोण आ जाएगा। अल्फा क्या लिया है, जो भी बिंदु है मॉडुलस लेकर हमें उसके tan इनवर्स का मान है वो फाइंड आउट करना, मोड लेकर के। तो मोड लेंगे, अगर ये बिंदु यहाँ पर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा आपके पास ये निकलेगा, और यहाँ पर है तो आपके पास ये वाला निकल जाए। अब हमें देखना क्या है, आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है। अगर आपको ये डायग्राम पता है तो आप हर क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन। अल्फा आपके पास कितना है, अल्फा आपके पास tan इनवर्स y का मोड अपॉन x का मोड है। तो आपको क्या चाहिए, थीटा, आर्ग्यूमेंट थीटा बताता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर आपके पास, तो थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो अल्फा के बराबर ही आ जाएगा। थीटा है वो आपके पास अल्फा के बराबर ही होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपके पास अल्फा ये है, अल्फा आपके पास, आपको क्या चाहिए, आपको थीटा चाहिए, ये आपको चाहिए। टोटल कितना आपके पास, पाई है, तो अगर पाई में से अल्फा घटा दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, थीटा बचेगा या नहीं बचेगा, मुझे ये बताओ बस। थीटा पाई माइनस थीटा, बिल्कुल दिव्यांश बोले सही है, बट अपने को थोड़ा सा कंसेप्ट देखना। अगर ये अल्फा है, अपने को ये कोण चाहिए, हम जानते हैं टोटल पाई है, और हम पाई में से थीटा घटा देंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास, क्योंकि ये कोण किस दिशा में मापा हमने, ये हमने घड़ी की दिशा में मापा है, रियल एक्सिस से मापना है कोण, ये घड़ी की दिशा में मापा है, तो माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर, ये आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। अगर मैं ये देखूं कोण कौन सी दिशा में मापा है, ये वाला कोण हमने घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में मापा है, यानी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम ये कोण देखें, टोटल कोण कितना होता है इस साइड, ये माइनस का पाई होता है, ये आपके पास माइनस का पाई होता है, और ये आपके पास प्लस का अल्फा है, तो ये माइनस पाई प्लस अल्फा, या मैं इसको माइनस कॉमन ले लूं तो पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूं क्या। ये कोण हमने घड़ी के दिशा में मापा है, तो माइनस का अल्फा आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर थीटा को अल्फा के टर्म में, तो ये थीटा बराबर अल्फा, और ये थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, कोई समस्या नहीं। ये आपके पास कितना आया था, थीटा बराबर माइनस का अल्फा, और ये आया था आपके पास थीटा बराबर माइनस का साइन पाई माइनस अल्फा। अब आपको याद रखने के लिए क्या सिंपल है, ये आप जानते हो अल्फा, इसका नेगेटिव कर दो, यहां पर आपने देखा पाई माइनस अल्फा, इसका नेगेटिव कर दो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान अल्फा के बराबर, फोर्थ में माइनस अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, और थर्ड में आपके पास माइनस पाई माइनस अल्फा। तो इस प्रकार आपके याद भी रह जाएगा, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है, ना कि माइनस पाई प्लस अल्फा। और हमने कंसेप्ट भी देख लिया है कि ये चीज किस प्रकार आती है। अब हम बात करें कि पॉजिटिव रियल एक्सिस पर इसका मान कितना होगा। अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो आप बताओ कितना आएगा, यानी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो यानी कि x प्लस आइटा वाई, ये जीरो हो गया है, और tan इनवर्स जीरो का मान जीरो, ये आपके पास जीरो।
या आप डायरेक्ट देख सकते हो इसके साथ इसका कोण 0 है। अगर मैं नेगेटिव एक्सिस की बात करूं, इसके साथ कोण कितना है इस रेखा का, ये पाई है। अगर आप देखो इसका कितना है कोण, 90 डिग्री यानी पाई/2 है, और इसका मान कितना है, -पाई/2। ठीक है ना, ये आपके पास 0 डिग्री, ये आपके पास पाई, ये आपके पास पाई/2, और ये आपके पास -पाई/2। और एक चीज का ध्यान रखना है, 0,0 यानी कि जो ओरिजिन है उसका हम आर्गुमेंट डिफाइन नहीं कर सकते, नोट डिफाइन। क्योंकि जैसे हम निकालेंगे tan इनवर्स 0,0, तो 0,0 तो नोट डिफाइन है, ये तो अनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो उसका आर्गुमेंट कभी भी नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ एक नंबर ऐसा है 0,0 जिसका जो आर्गुमेंट है वो डिफाइन नहीं होता, इसका आर्गुमेंट है वो डिफाइन नहीं होता है। तो आपको ये वाला डायग्राम है वो ध्यान में रखना है। अगर आपके पास ये डायग्राम ध्यान में है तो आप इससे हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेना है। अब हम देखते हैं, वापस उसी क्वेश्चन पर आते हैं जो हमने शुरुआत में किए, ये वाले क्वेश्चन है। तो अगर हम मोड लेके करते हैं, अब देखो वापस से इन क्वेश्चनों को किस प्रकार देखेंगे। हमें सबसे पहले अल्फा का मान निकाल लेना, बस अल्फा का मान। तो अल्फा आपके पास कितना आ जाएगा, अल्फा का मान आ जाएगा tan इनवर्स, मोड लेके करेंगे 1/1 बराबर 1, सॉरी पाई/4, पाई/4, ये आपके पास पाई/4 आ गया है। अब आपको करना क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एज इट इज θ1 का मान पाई/4, पाई/4। सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या बताया था, पाई माइनस पाई/4। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या बताया था, माइनस का साइन, पाई माइनस पाई/4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो θ4 का मान -पाई/4 को लिख सकते हैं 3 पाई/4, और ये इसका माइनस करना है तो माइनस का पाई/4। तो ये चार आपके पास क्या आ जाएंगे, आर्गुमेंट आ जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग Z1, Z2, Z3 और Z4। अब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ से क्या करना क्या नहीं करना है। अगर आपको ये डायग्राम पता है तो इस डायग्राम की हेल्प से आप कोई भी पॉइंट आपके पास हो आप बता सकते हो, या रियल एक्सिस पे है पॉजिटिव या नेगेटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, कहीं पर भी हो, इसकी हेल्प से आप प्रत्येक नंबर का क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट है वो निकाल सकते हो। आसान है, ये कंसेप्ट समझ में आया सभी के, कोई डाउट किसी प्रकार का? हाँ जी, बोल के बताएं भाई, कमेंट करके बताएं, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बताओ, अदरवाइज फिर हमें कुछ आर्ग्यूमेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो हम इसको वापस समझें, अदरवाइज हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, Z2। दूसरी जो प्रॉपर्टी आपके पास आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, Z2। कोई डाउट नहीं है? नो डाउट सर, अक्षय नागर जी के, ABC संगीता जी, कोई डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है, सभी के सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो तो इसलिए डाउट का तो बनता ही नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ आपको बताना है आयटा जेड बताना है। चलो, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार बताना है, ठीक है। तो इनके बारे में बताओ। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो लॉग वाली प्रॉपर्टी लग जाती है Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अगर हम डिवाइड की बात करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इसका कितना आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, ये वाला अच्छा है। तो आप देख सकते हो अगर आपके पास Z यहाँ पर है तो Z बार यहाँ पर होगा। क्या होगी, एक्सिस में आपके पास इमेज होगी, कौन से में, पॉजिटिव रियल एक्सिस में इमेज होगी, रियल एक्सिस में इमेज होगी। तो अगर आपके पास ये थीटा है तो ये आपके पास कितना होगा, -θ होगा।
यानी इमेज होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप निकालो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z का मान कितना होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है, इसका माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z भी लिख सकता हूँ। ये ध्यान रखना, जेड बार का आर्ग्यूमेंट भी माइनस आर्ग्यूमेंट जेड होता है और आर्ग्यूमेंट 1/z का मान भी माइनस आर्ग्यूमेंट जेड होता है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड पूछे तो प्रॉपर्टी फर्स्ट लगा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना होता है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस यानी π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ। और यहाँ से एक बात पता चल रही है अपने को कि किसी नंबर जेड को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट है वो π/2 टाइम में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, π/2 टाइम बढ़ जाता है। आयोटा से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, π/2 टाइम जो भी आर्गुमेंट है उसका बढ़ जाएगा, यानी कोणांक है वो उसका π/2 टाइम में अधिक हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद कुछ मॉडुलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी दोनों को मिक्स करके कुछ इक्वलिटी हैं जिनको हम देखेंगे जब हम पढ़ लेंगे जो अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, उसके बाद वापस इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो फॉर्म पढ़ने के बाद वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, प्रूफ करनी भी और वो चीज़ें समझनी भी, तो उनको हम बाद में देखेंगे दोबारा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का मान कितना होगा। आर्ग्यूमेंट के किसी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी बिंदु है अगर z उसके कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री पॉइंट p को मूल बिंदु से मिलाते हैं तो उस रेखाखंड द्वारा रियल एक्सिस के साथ जो कोण बनाया जाता है वो किसको बताता है, वो पॉजिटिव रियल एक्सिस बनाया गया कोण है वो आर्ग्यूमेंट या कोणांक को बताता है। आर्ग्यूमेंट है वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तो जब थीटा का मान अगर हम -π से +π के बीच में लेते हैं तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। उसके बाद आपको वो डायग्राम ध्यान रखना है और उस डायग्राम से हमें सभी क्वेश्चन को या सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए बता रहे हैं -π/2 +π/2 क्या आएगा, देखो आप सभी जानते हो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का मान कितना होता है, सबसे पहली क्लास में बताया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका मान माइनस आयोटा और माइनस आयोटा है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर होगा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस यानी -π/2। अगर आपके पास यही क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा हो जाता तो ये आयोटा और इसका मान पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो उस केस में आपके पास +π/2 हो जाता। कि अगर आपको मान डायरेक्ट पता है तो आप बहुत कम समय में आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो, मॉडुलस निकाल सकते हो, इसकी पावर निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर 50 तो आप क्या करोगे, माइनस आयोटा की पावर 50, माइनस आयोटा की पावर 50। और आप सभी जानते हो माइनस आयोटा 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की मल्टीपल में बताओ कितना लिख सकता हूँ। 4 की बात करें तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 4 की हम बात करें तो 12 चौका 48 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आपके पास तो हो जाएगा 1 और इसके मान माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें ये छोटी छोटी चीजें पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था शायद सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। आयोटा है यहाँ पर, आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, इसका मान बताना है। पहले आप मुझे इसका बता दो, 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा अपॉन में 2 माइनस। अगर हमें इसका पता है तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो π/2 जोड़ देंगे, इसके अंदर हमें ऐड कर देंगे
तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आई प्लस आइटा 2 माइनस आइटा यानी 4 प्लस 1 आएगा क्या, 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस का आइटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा प्लस का साइन 3 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। दिस इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, और ये माइनस का 3 और माइनस का 2 5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस 1 और आयोटा का मान माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 आयोटा और ये आ जाएगा माइनस का 1 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये 5 आयोटा से तो 5 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 6 12 में से आपके पास -10/5 यानी कि 2 आ रहा है। इसका मान 2 आ रहा है क्या सभी का, इसका मान 2 आ रहा है क्या, z प्लस जेड बार। अच्छा, एक बता रहे हैं दिव्यांश, कौन किसने, अक्षय नागर ने बोला z प्लस जेड बार रियल नंबर है, तो ये इसका बार है क्या आर्गुमेंट, देखो इसका बार है क्या 3 माइनस आयोटा का बार अपॉन में 2 प्लस आयोटा का बार, ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा 2 माइनस। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा। अक्षय नागर जी का जो ऑब्जर्वेशन है वो शानदार है, अगर आप ऐसे करते हो तो भी हो जाएगा, बट इनका ऑब्जर्वेशन देखो, इन्होंने क्या कहा, ये अगर z मान लेते हैं, ये अगर आपके पास z है तो ये इसका आर्गुमेंट है, z बार ही है, या मैं इसको z बार मान लूं तो ये z हो जाएगा। तो z प्लस जेड बार क्या एक रियल नंबर है और उसका आर्गुमेंट क्या है, रियल नंबर का आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, बट एक गड़बड़ होगी अक्षय नागर जी, छोटी सी समस्या होगी, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था, लेकिन छोटी सी समस्या हो जाएगी। हम जानते हैं z प्लस जेड बार है वो भी एक रियल नंबर होता है, 2 टाइम रियल नंबर, बट ये रियल नंबर क्या हो सकता है, रियल नंबर होगा तो या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर होता है तो उस केस में क्या होगा, पाई आ जाएगा, और यहाँ पर होता है तो 0 आ जाएगा। तो हमें ये पता होना जरूरी है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होगी, हालांकि आपको ऑब्जर्वेशन अच्छी बात, अच्छा किया आपने कि ये इसका आर्ग्यूमेंट है, बट फिर भी हमें ये मान निकालना पड़ेगा कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आता है तो समस्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगा तभी वो चीज है, वो फायदा होगा। आप मुझे बताओ ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग तो प्लस का ही आएगा, प्लस का 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर ये प्लस का 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है 0, और आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, जैसे आयटा से मल्टीप्लाई करते हैं अपने तो 2 आयटा और 2 आयटा आपके पास कितना, सॉरी ये तो मैं 2 करता हूं यहाँ पर, और जैसे आयटा इंटू दिस करते हैं तो 2 आयटा और 2 आयटा आपके पास पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है तो इसका मान आ जाएगा +5/2। एक बार मुझे इसका मान बताओ, इसका मान 2 आ रहा है क्या, कैलकुलेशन चेक करो एक बार, सभी कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। अक्षय नागर जी बिल्कुल सही बताए, लेकिन ये रियल तो है, लेकिन रियल में पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर है, वहां पर समस्या होगी। अगर ये -2 आ जाता तो आपके पास कितना -2 आएटा यानी -5/2 हो जाता। समझ रहे हो अक्षय नागर जी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर जो बात बताई है वो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि रियल नंबर होते हुए उसका या तो प्लस का पाई होगा या 0 होगा, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपके पास इसका मान 2 आ रहा है, कैलकुलेशन अगर सही है, क्योंकि नीचे आपके पास 5 है, 6 6 12 में से 2 गया 10/2, 2 आ गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यस सर जी अक्षय नागर जी बोल रहे हैं समझ में आ गया है, अच्छी बात। ये कैलकुलेशन देख लेना भाई, अगर -2 है तो ये माइनस का 5/2 आ जाएगा, बट ये अच्छी चीज है आपने जो इस चीज को नोटिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, यदि एक समिश्र राशि को आयटा से गुणा किया जाए तो उसके संगत सदिश वामावर्त दिशा में किस कोण से घूमेगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयटा से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस एंगल से घूमेगा, अभी बताया है, आयटा से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
आपके पास 90 डिग्री घूम जाएगा, π/2 डिग्री। ऑप्शन थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन π/5 प्लस आयोटा 1 माइनस कोस 5 का कोणांक कितना है? π/5 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका कोणांक कितना निकालेंगे अपन? tan इनवर्स क्या जाएगा 1 माइनस कोस π/5 अपॉन में साइन π/5। देखो इसका मान कितना आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कोस, तो ये कौन सा हो जाएगा 1 माइनस कोस, तो 2 टाइम कोस स्क्वायर हाफ एंगल π/10, और ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम साइन π/10 इंटू साइन अपॉन 10। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट, या माइनस है तो सॉरी साइन आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर साइन आएगा, प्लस होता है तो कोस आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स tan π/10, और इसका मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आपके पास कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू π/10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ ये? जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में होता है तो उस केस में समस्या हो सकती है। जैसा कि ये एग्जाम्पल जो इस बार ही पूछा गया था, ये होमवर्क है, आपको करना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर साइन π/5 प्लस 1 प्लस कोस 7/5 है, इसका कोणांक का मान आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अच्छे से करना। अगर कहीं पर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं इस क्वेश्चन में जो अभी बताया है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर आपके पास क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में कल ही पढ़ते हैं। जो आपके पास पोलर फॉर्म है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसके बारे में हमें कल बात करते हैं। अब यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हो। अभी तक जो पढ़ा हमने, आज जो मेन टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है कोणांक का। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और समस्या वही आती है कि कौन से क्वाड्रेंट में है तो किस प्रकार निकालेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को ध्यान रखो। पहले तो आप मॉडुलस लेके मान निकालो, फिर आपको क्या करना, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई में से घटा दो। अगर आपके पास क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई में से घटा के उसके आगे माइनस लगा दो, है ना। ये चीज का आपको ध्यान रखना है या काम करना। तो तब आपके पास क्या जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो आ जाएगा। कोई समस्या हो तो यहाँ तक बोलो भाई, अदरवाइज हमें कल इसकी पढ़ेंगे पोलर फॉर्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकी रूप, या इसको आइलर फॉर्म भी बोलते हैं। और उसके बाद वापस मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की कुछ वहां पर प्रॉपर्टीज और कुछ इक्वलिटी के बारे में हमें चर्चा करें। के बाद जो कल की क्लास है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो उस क्लास के बाद जो आपके मानकर चलो लगभग मोटा मोटा है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा एक मोटा टॉपिक, एक तो बचेगा आपके पास है रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक nth रूट जिसमें आपके आएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट बचेगा। तो ये मानकर चलो 1 2 3 क्लास के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लासें और लगेगी, 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, ये मानकर चलो 6 और जोड़ लगा लें तो 1 क्लास और हो जाएगी। 7 क्लास में आपका कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, और इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।